not a game, it's a rich thing. दोपहर का खाना खाकर राज ने शायाम के ऑफिस में फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो अब तक वहां पहुंचा ही नहीं। दोपहर को दोबारा फ़ोन किया तो फिर भी यही बताया गया। अब राज को फिक्र लाहक होने लगी और वो इसकी तलाश में निकल गया। सबसे पहले टाटका बार में गया। 4-5 घंटे कबल वो वहाँ मौजूद था। फिर राज ने रत्नागढ़ी के सारे बार्स छान मारे जहाँ वो मंडलाता रहता था। कहीं बताया गया कि वो आया था, कहीं मालूम ना हुआ कि वो आया था। बिलाहिर तकरीबन 8 बजे राज ने उसे जा पकड़ा। वो फ्लैट से करीब ही एक बार में कोने में बैठा ऊँग रहा था। राज ने इसका शाना हिलाया और इसने आंखें खोल दी। इसके पपोटे मुतवर्रिम थे और आंखें सुर्ख थी, जैसे वो गंटू पीता रहा हो। घर चलो, राज ने कहा। नहीं जा सकता, मैंने मिलने का वक्त दिया है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। उठो, खड़े हो जाओ। राज बोला। जूली को वक्त दिया है, रात उससे वादा किया था। इस हुलिये में एक खातून से मिलोगे। घर चलकर शेव बनाओ, कपड़े बदलो। लम्हा बार को इसने सोचा और सर हिलाकर बोला। तुम ठीक कहती हो राज, मुझे जूली से बन ठन कर मिलना होगा। राज इसे घर ले आया, इसके कपड़े उतारे और एक बच्चे की तरह इसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। इसे नहलाकर कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। अब तक वो कुछ ना बोला, लेकिन जब राज ने इस पर कंबल फैलाया तो वो चिल्लाकर बोला, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जूली से मिलने का आज रात का वादा किया है। जब वो तुम्हें नशे में डगमगाता हुआ और हकलाता हुआ देखेगी तो इस पर क्या असर होगा। तीर निशाने पर बैठा और इसने खामोशी से आंखें मूंद ली। मेरा वो इंतजार करेगी। चल लम्हों बाद वो फिर मिनमिनाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे बता दूंगा कि तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई है। राज ने पांसा फेंका। सचमुच जॉर्ज, इसने मुसरत से लबरेज आवाज में कहा। वाकई ही तुम जिगरी दोस्त हो। इसके बाद वो सो गया। अब राज के करने का काम ये रह गया था कि वो जूली के मकान में जाए और हकीकत मालूम करने की कोशिश करे, जैसा कि वो सोच रहा था। लिहाजा जब वो वहां पहुंचा तो वो मकान मुकम्मल तारीकी में लिपटा हुआ था। सामने का दरवाज़ा मुकफ़िल था। राज को कोई हैरत ना हुई। जोसेफ 2 माह कबल इस मकान को बंद कर गया था। शायाम ने बताया था कि जूली इसे अकब के दरवाजे से अंदर लेकर गई थी। चुनाचे राज मकान के पिछली तरफ गया। दरवाज़ा खुला था। वो अपने साथ एक जेबी टार्च भी लेकर आया था। वही जलाकर बावर्ची खाने में होकर हाल में आ गया। एक अजीब सी बसात इसे याद आ गया कि उस शाम शायाम ने इसी बुक का जिक्र किया था। वो नशिस्तगाह की जानिब मुड़ा। वहाँ जूली मौजूद थी। वो फर्श पर लेटी हुई थी। इस वक्त राज के हाथों में थमी हुई टार्च की रोशनी मदम होने लगी। उफ, सैलों ने भी अभी वीक होना था। वो झंझलाकर बड़बड़ाया। इसने टार्च को 1-2 बार झटके दिए। रोशनी कुछ बेहतर हुई, ताहम अब भी कुछ मदम ही थी। गुजारा ही था। वो आगे बढ़ा। इसे जूली नजर आ गई थी। इसके जिस्म पर वही लिबास था जो शयाम ने बताया था। नकाब इसके करीब फर्श पर ही पड़ा था। शयाम ने बताया था कि इसने नकाब में से इसके सुर्ख होंठ देखे थे, लेकिन मेरे सामने जो चेहरा था इस पर होंठ, आंखें, नाक कुछ न था। ये मुर्दा जूली का ढांचा था। इसने सच कहा था। वो इस मकान से बाहर गई ही नहीं थी। अगले चंद लम्हों बाद राज सड़क पर था और पुलिस को मुतला करने के लिए दौड़ा जा रहा था। काफी दिन चढ़े पर वो घर लौट आया तो बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी। राज कुर्सी पर धंस गया। इसमें अब हिलने जुलने की सकत ना रही थी। कुछ देर बाद शयाम जिसम खुश करता हुआ बाथरूम से निकला। वो हंसा पुरसुकून नजर आ रहा था, लेकिन इसकी आंखों से कोई अनजाना सा खौफ झलक रहा था। अरे तुम गए नहीं? इसने पूछा। इस वक्त तो तुम्हें अपने काम से लग जाना चाहिए था। इसे ये मालूम ना था कि राज आज सारी रात घर से बाहर रहा है। इसने चुपते हुए लहजे में कहा, जूली मर चुकी है। शयाम को ये सुनकर बिल्कुल हैरत ना हुई। कहने लगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका था। बताया था ना, परसों रात को इसका बेजान चेहरा देखा था मैंने। रात मैं इसके मकान पर गया था। बिलाहिर राज बताने लगा। नशिस्तगाह के फर्श पर इसका ढांचा पड़ा था। इसे कत्ल किया गया था। डॉक्टरी रिपोर्ट ये बताने से कासिर है कि इस कत्ल को ठीक ठीक कितना अरसा गुजरा है। ताहम डॉक्टर का कहना है कि 2 माह पहले की बात होगी और इतना ही अरसा इसे घर से भागे हुए हुआ था। शयाम के हाथ तौलिया छूट कर गिरा और लड़खड़ाते कदमों से सोफे की तरफ बढ़ा और इस पर ढेर हो गया। जोसेफ को कुछ पता चला। इसने सर उठाकर नहीफ आवाज में कहा, पुलिस इसके पीछे लगी है। इसकी रिहाइशगाह का इल्म हो गया और वो अपने कारोबारी दौरे पर गया है। आज इसके लौटने की तवक्को है। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक जूली फाहिशा बन चुकी थी। वारदात की रात भी वो बन संवर कर जाने लगी तो जोसेफ ने देख लिया होगा। ये भी हो सकता है कि वो रुक्का लिख कर जा रही हो तो जोसेफ ने इसे डर लिया हो। वो कम अज़ कम मेरे साथ नहीं भाग रही थी। शयाम बड़बड़ाया। मैं सलीके से इसे हासिल करना चाहता था। मेरा मकसद यही था कि वो जोसेफ से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले। वो रूखा सा मुंह बनाकर निडाल लहजे में बोला। बहरहाल जोसेफ उसे कत्ल करके वहीं छोड़ गया। मेरे ख्याल में इसे लाश छुपाने या दोबारा वहां जाने की जरूरत ना हुई। इसकी लाश अब तक वहीं पड़ी है। शयाम, राज ने कहा, तुम परसों रात को इस मकान पर गए थे। इसने हैरत से इसे देखा। फिर बोला, क्या मैंने बताया नहीं कि कैसे जूली मुझे बार में मिली थी और वहां लेकर गई थी? मैंने इसका नकाब उतार कर बड़ी गलती की थी। अगर मैं ना उतारता तो अच्छा होता। सुनो, राज ने कहा, यह ठीक है कि तुम इसके साथ गए थे, लेकिन तुम्हें वहां इसका भूत ले गया था। यह भूत सिर्फ तुम्हारे लिए था। इसकी वजह यह है कि तुम्हें जूली से शदीद मोहब्बत थी और ये उसकी भटकती हुई रूह तुम्हारी मुतलाशी थी। इस तरह तुमने लाशौरी तौर पर एक लाश का सुराग लगा लिया। कहते हुए वो आराम से कुर्सी पर धंस गया और सोचने लगा कि कहीं वो खुद भी इस भूत के वजूद पर यकीन तो नहीं करने लगा है। शयाम उठकर अपने कमरे में जाने लगा। शयाम, राज ने इसे रोका। मैंने पुलिस को बताया है कि मुझे एक नामालूम फ़ोन आया है और मैं
जूली के मकान पर गया। मैंने पुलिस को तुम्हारी बातें नहीं बताई इसलिए कि वो तुम्हारी खिंचाई करेगी कि तुमने लाश मिलने की इत्तला पुलिस को क्यों ना दी, वो तुम पर सख्ती भी करेगी। कोई बात नहीं, श्याम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं खुद जाकर पुलिस को सारी बात बताता हूँ। ऐसा मत करना, राज ने कहा। तुम्हारा पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा है, जब पड़ेगा तो छट्टी का दूध याद आ जाएगा। बच्चा जी, इन्हें जोसेफ को फांसी के फंदे पर लटकाने की कार्रवाई करने दो। श्याम ने इसकी तरफ देखा और बोला, तुम जैसा दोस्त दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिलेगा राज, मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो सारा दिन राज ने एक अजाब में गुजारा। रात आई तो वो भी मुख्तलिफ ना थी। सुबह देखा तो श्याम फ्लैट में नहीं था। वो दुआ मांगने लगा कि अहमद कहीं पुलिस को बताने ना चला जाए। सहाफत से ताल्लुक रखने की बिना पर इसे हासिल में राहत हासिल थी। जब वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा तो कत्ल के मामलात की तफ्तीश पर मामूर इंस्पेक्टर भानु प्रताप इसे अपने कमरे में ले गया। जोसेफ को 2 घंटे हुए होटल में दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप बताने लगा, मेरी इससे बड़ी दिलचस्पी की बातें हुई थी। इसने इतराफ़ी जुर्म कर लिया है। राज ने पूछा। प्रताप ने वाटरप्रूफ थैली से तंबाकू को निकाला और इससे अपने पाइप में इत्मीनान से बनने लगा। राज को बेचैनी सी होने लगी। इसने 2-4 इत्मीनान बख्श कश ली और जुबान का कुफ्ल खोला। वो अपनी पत्नी के कत्ल से इनकार करता रहा है। वो कहता है कि मैं अब तक यही समझता रहा हूँ कि वो किसी के साथ भाग गई है और इसने मुझे वो रुक्का भी दिखाया है। वो रुक्का इसने अब तक संभाले रखा है। राज ने पूछा। तहरीर गालिबन जाली है, माहिरीन इसकी छानबीन कर रहे हैं। जोसेफ ने बताया है कि इसने रुक्का 2 आदमियों को दिखाया है। इनमें एक श्याम है जिसे इस पर शुबा है कि जूली के इससे नाजायज ताल्लुकात है। दूसरा राज पसरारी है जो इसकी बीवी जूली का बचपन का दोस्त है और तुम्हारा ही नाम राज पसरारी है। इसकी बात सुनकर राज ने टांग पर टांग रख ली और बोला, मैं खुद को बड़ा अक्लमंद समझ रहा था, इसलिए खुद को और श्याम को इस मामले से दूर रखने की कोशिश चाहिए थी। ये तो जाहिर है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप के होंठों पर मानी मुस्कुराहट थरथराई। इससे ज्यादा भी बहुत कुछ जाहिर है, राज ने कहा। जोसेफ ने खुद वो तहरीर टाइप की, हालांकि जूली खुद टाइप करती तो वो यकीनन हाथ से लिखती, भला इसे 2 जुमलों की तहरीर टाइप करने की क्या जरूरत थी। बाद में जोसेफ ने ही इस पर जूलिया के दस्तखत की और ये प्लांटेड वारदात है, कत्ल की। इंस्पेक्टर भानु प्रताप गौर से राज का चेहरा देखता रहा। राज कुछ देर तवक्कुफ के बाद आगे बोला, एक और बात, रुक्का देखते ही जोसेफ को पुलिस को मतलब कर देना चाहिए था, मगर वो बीवी के हर जानने वाले को दिखाता फिरता था ताकि किसी को इस पर शुबा ना हो। इस शुबे का माकूल जवाब है, अगर इसने बीवी को कत्ल नहीं किया तो रुक्के के साथ इसकी लाश देखकर पुलिस को मुतले नहीं किया। क्या ये बात इसके खिलाफ नहीं जाती? वाकई भानु प्रताप ने बुझा हुआ पाइप जलाते हुए कहा, ये तो इस वक्त होता जब लाश नशिस्तगाह में मौजूद होती। राज ये सुनकर भौंचा कर रह गया। आपका मतलब है कि जूली को कहीं और कत्ल किया गया था और फिर उसकी लाश वहां लाकर रख दी गई। गालिबन उसे ठीक उस जगह पर हलाक किया गया था, लेकिन लाश वहां छोड़ी नहीं गई। इसका फौरन हमें इल्म हो गया। लाश इतना अरसा वहां तक कैसे पड़ी रह सकती थी? ताफुन पड़ोसियों का जिना हराम कर देता। लिबर्टी वालों ने यह मुहिम्मा हल कर दिया। इन्हें जूली के कपड़ों पर जिस्म के घसीटे जाने और कोयले के बरादे के निशान मिले हैं और हम जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि शदीद सर्दी और तूफानी बारिशों में गालिबन गैस बिजली की आर्जी बंदिश के लिए स्टोर रूम पर 2-3 टन के करीब कोयला पड़ा है और इस कोयले के नीचे फर्श पर ताज़ा सीमेंट फेरा गया है। भानु प्रताप गोया इसके तजस्सुस से जरा हिज उठाने के लिए रुक गया, फिर बोला, लाश को चादर में लपेटकर इस जगह गड्ढा खोदकर दफन किया गया। सिर्फ 2 रोज पहले ही लाश को दोबारा निकाला गया है और इसे नशिस्तगाह में लाकर डाल दिया गया है। गड्ढे को बंद कर दिया गया है, इस पर सीमेंट से लेपा पोती कर दी गई है। ये सुनकर राज के होंठ लरजने लगे। इंस्पेक्टर भानु आगे झुका और भांपती हुई नजरों से राज के चेहरे की तरफ देखने लगा। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, राज ने संभाला लिया और पूरी दिलजमी से बोला, मुझे कुछ कहना है। इस रात राज ने श्याम को टाडेगा बार में ढूंढ निकाला। वो एक मेज पर बैठा था, इसलिए नजरों से ओझल था। इसने ज्यादा नहीं चढ़ाई थी, ताहम मजीद 2 डबल पैग इससे चित करने को काफी थे। राज इसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया तो इसने सर उठाकर कहा, राज मेरी जानी, मेरे भाई, मुझे घर ले जाने और बिस्तर पर सुलाने के लिए आए हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। राज ने हमदर्दी से सर हिलाते हुए कहा, अगर मेरी महबूबा के साथ ये सानहा पेश आता तो मैं भी खुद को तुम्हारी तरह शराब में गर्क किए देता। कहते हुए राज ने वेटर को बुलाया और इसे हल्की शराब लाने को कहा। श्याम ने अपना गिलास मुंह से लगाकर इसे गटागट खाली किया और वेटर को एक डबल पैक लाने का हुक्म दिया। वो चूहा पकड़ा गया। वो जोसेफ, इसने पूछा, वो जेल में है, इसे कब फांसी पर लटकाया जाएगा? मेरी आंखें से तहसादार पर देखने की मुमकिन है, पहले मुकदमा चलेगा। राज ने कहा, ये तो बताओ, क्या जूली सचमुच यहाँ आई थी? मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ और कितनी बार बताऊँ, वो मर चुकी है लेकिन अब भी मुझसे मोहब्बत करती है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वो सर को थाम कर बोला। शराब आने तक वो इसी हालत में बैठा रहा। यूं वो दोनों एक दौर के बाद दूसरा दौर चला चुके तो राज ने कहा, अब घर चलने का वक्त हो गया है। श्याम वो खामोशी से उठकर खड़ा हुआ, इसकी टांगे लड़खड़ा रही थी। राज ने इसका बाजू थाम लिया और लेकर टैक्सी में बैठ गया। रास्ते पर वो खामोश रहा। फ्लैट पहुंचकर राज ने इसे अंदर दाखिल किया और अंदर कदम रखते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया। जूली, इसने ठहरती हुई आवाज में कहा, तो तुम यहाँ हो? तब तक राज इसके साथ जाकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या कह रहे हो श्याम? मैं जूली से बात कर रहा हूँ, देख नहीं रहे वो खिड़की के पास खड़ी है? नहीं, राज ने जवाब दिया। ताहम इसकी नजरें इस नकाबपोश पैकर पर थी जो खिड़की के करीब खड़ा था। जूली का पैकर। मैं समझ रहा हूँ जूली, सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत है।
नहीं, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ। जब तक तुम्हारे चेहरे पर नकाब है तब तक नहीं। मुझे मालूम है कि मैंने तुमसे रात मिलने का वादा किया था जूली, लेकिन मैं अचानक बीमार पड़ गया था। मैंने राज को तुम्हें ये बताने के लिए भेजा था। वो आगे बढ़ा और मजीद कहने लगा, ये तुमने ठीक किया कि तुम्हें पुलिस ने इस मकान से निकाल दिया तो तुम यहाँ चली गई। वो रुक गया जैसे कुछ सुन रहा हो। देखो, राज का भी इस फ्लैट पर इतना ही हक है जितना कि मेरा। अलबत्ता वो राज की तरफ मुड़कर बोला, राज तुम जरा बाहर चले जाओ। कोई बात नहीं, राज ने कहा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो श्याम कह रहा था, सिर्फ अपना नकाब मत उतारना जूली, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर है। राज बाहर निकलकर दरवाजे की ओर में हो गया। श्याम आगे बढ़ा और इसके हाथ नकाब की तरफ उठे, लेकिन इसने जल्दी से हाथ नीचे गिरा दिया और बोला, तुम जिंदा नहीं हो और मैं नशे में हूँ। राज ठीक कह रहा था, तुम भूत हो, जूली की भटकती हुई रूह हो जो सिर्फ मुझे नजर आती है। तुमने मुझे भूत बना दिया। श्याम, पैकर में नस्वानी आवाज उभरी। श्याम का सारा जिस्म लर्ज गया। जूली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे तुमने क्यों मार डाला? पैकर ने पूछा। यही वो वक्त था जब श्याम सुनकर लड़खड़ाकर पीछे हटा और कुर्सी थाम कर इस पर गिर पड़ा। इसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। तुमने कहा था ना तुम मुझे माफ कर चुकी हो जूली, इसने मुंह से कपकपाती हुई आवाज निकाली। जब तुमने कहा था मैं तुमसे मिलने की दोबारा कोशिश ना करूं तो मैं अपने होशो हवास खो बैठा और फिर मेरे सामने तुम्हारी लाश थी और मैं इसी लम्हे साथ वाले कमरे से दो आदमी निकले और श्याम की तरफ बढ़े। एक इंस्पेक्टर बानो प्रताप था और दूसरा इसका साथी। राज भी दबे पाऊं कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें देखकर पैकर नकाब ने नकाब उतार दिया और बोली, मेरा काम खत्म हो गया ना। वो जूली नहीं थी, इसकी कद काठी और इसी से मिलती जुलती एक दूसरी लड़की थी। नकाब में इस पर जूली का धोखा हो सकता था, इसलिए पुलिस ने इसका इंतखाब किया था। इस दौरान श्याम बौखलाकर खड़ा हो गया और मुतवहिश नजरों से चारों तरफ देखने लगा। इसका नशा हिरन हो चुका था। राज पर नजर पड़ते ही वो गुर्राया, तुम साले, ये सारा जाल तुम्हारा बिछाया हुआ है, मेरे जिगरी दोस्त का। राज ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। प्रताप के साथी श्याम को ले गए तो इसने बतीसी निकाल कर कहा, तो तुम्हारी स्कीम कामयाब रही। हाँ, ऐसी जहनी हालत में यह कामयाबी गैर मुतवक्के नहीं थी। अलबत्ता ये बात जरूर है कि श्याम ने नशे में होशो हवास गंवाते हुए भी भूत की कहानी खूब तराशी। वो बला का जहन रखता था। प्रताप ने कहा, सबसे पहले इसने वो जाली रुक्का तैयार किया और इसके साथ ही जाट को फंसाने के लिए कहना शुरू कर दिया कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, ताकि पुलिस इस पर शुबा करके मकान की तलाशी करे और गड़े से लाश निकले। लेकिन जब ये हरबा कामयाब ना हुआ तो इसने गड़े से लाश निकालकर नशिशगाह में डाल दी और तुम्हें भूत या जूली की भटकती हुई रूह की फर्जी कहानी सुना दी। इससे यकीन था कि तुम हबारी आदमी हो, जरूर इस मकान में जाओगे, वहाँ लाश देखोगे और पुलिस को मतले करोगे। पुलिस जोसेफ को डर लेगी, लेकिन तुमने इसकी चाल उसी पर उल्ट दी। राज ने कहा, श्याम मेरा जिगरी दोस्त था, लेकिन इसे ये इल्म ना था कि मैं और जूली बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते थे। इतने अरसे अलग रहकर हम फिर मिले तो मेरी मोहब्बत ऊद आई और मैं अंदर ही अंदर सुलगने लगा। ये ठीक है कि मैंने श्याम की एक बच्चे की तरह निगहदाश्त की, क्योंकि वो मुझे अपनी जान की तरह अजीज था, लेकिन काश वो मेरी जूली को हलाक न करता।